हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बिल्डिंग एस्टिमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। बिल्डिंग एस्टिमेट कॉस्टिंग एंड इवैल्यूएशन आज हम लोग इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, या आधा कर लेंगे आधा कल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट एस्टिमेट दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट, रफ, बजट, अब्स्ट्रैक्ट या प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। यानी अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट को इन नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से? रफ एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट, अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। ये सारे अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के टाइप्स हैं या उनके अन्य नाम हैं। ये हमारा पहला हो गया। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में कौन कौन से एस्टिमेट आते हैं? प्लिंथ-एरिया मेथड आता है। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में कौन कौन से मेथड है? पहला हमारा प्लिंथ-एरिया मेथड है, दूसरा क्यूबिक रेट मेथड है, तीसरा यूनिट रेट मेथड है, चौथा टिपिकल बे मेथड है। ये सारे मेथड हमारे अप्रॉक्सीमेट या रफ एस्टिमेट में आते हैं। प्लिंथ-एरिया एस्टिमेट, क्यूबिकल रेट एस्टिमेट, यूनिट रेट एस्टिमेट, टिपिकल बे एस्टिमेट क्या मेथड, ये सारे हमारे अप्रॉक्सीमेट मेथड के एस्टिमेट के अंडर आते हैं। दूसरा हमारा डिटेल एस्टिमेट। दूसरा हमारा है डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट क्या क्या आता है? रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेथड, आइटम रेट एस्टिमेट। ये सारे हमारे डिटेल एस्टिमेट के टाइप्स हैं। कौन कौन से? रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेथड, आइटम रेट एस्टिमेट। ये सारे डिटेल एस्टिमेट के टाइप्स हो गए। आगे हमारे पास चलते हैं डिटेल में। पहला हमारा है प्रीलिमिनरी या अप्रॉक्सीमेट और अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। ये दो तरह का होता है। इसके आगे दो टाइप दिए गए हैं। कौन कौन से? चार टाइप का होता है हमारा। यूनिट रेट एस्टिमेट, प्लिंथ रेट एस्टिमेट, क्यूबिकल रेट एस्टिमेट और परसेंटेज रेट एस्टिमेट। प्रीलिमिनरी या अप्रॉक्सीमेट और अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। इसमें पहला हमारा आ जाएगा यूनिट रेट एस्टिमेट। दूसरा हमारा प्लिंथ रेट एस्टिमेट। प्लिंथ रेट एस्टिमेट क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट इज इक्वल टू होता है प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट इज इक्वल टू होता है प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट। तीसरा हमारे पास है क्यूबिक रेट एस्टिमेट। क्यूबिक रेट एस्टिमेट क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इंटू रेट पर वॉल्यूम। क्यूबिक रेट एस्टिमेट निकालने का फार्मूला है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट है ये। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इंटू रेट पर वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH। चौथा हमारा है परसेंटेज रेट एस्टिमेट। परसेंटेज रेट एस्टिमेट ये हमारे टाइप्स हो गए प्रीलिमिनरी या अप्रोक्सीमेट या अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट के चार टाइप्स हो गए। आगे देखेंगे हम लोग डिटेल एस्टिमेट या मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट को मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट भी कहते हैं। डिटेल एस्टिमेट को मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट भी कहते हैं। इसमें हमारा है पहला आइटम रेट या डिटेल एस्टिमेट। दूसरा हमारे पास रिवाइज्ड एस्टिमेट। तीसरा हमारे पास है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। क्या होता है? तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन ओरिजिनल सेंसन एस्टिमेट इज एक्सीडेड मोर than 5% due to changing in quality of materials or rates. Due to changing of quality, supplementary estimate क्या होता है? It is prepared when original census estimate is exceeded more than 5% due to changes in quantity of materials or rates. जब क्वांटिटी ऑफ मटेरियल या रेट्स में चेंजेज हो जाए तब हम सप्लीमेंट्री एस्टिमेट लगाते हैं। अगर चेंजेज 5% या उससे ज़्यादा हो जाए तब हम सप्लीमेंट्री एस्टिमेट लगाते हैं। चौथा हमारे पास है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। आगे हमारे पास है रिवाइज्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन। रिवाइज्ड एस्टिमेट का प्रिपेयर क्या आता है? जब
ओरिजिनल कंसेंट एस्टिमेट एक्सीड बाई मोर देन 5%। रिवाइज एस्टिमेट तब प्रिपेयर करते हैं जब ओरिजिनल कंसेंट एस्टिमेट 5% से ज़्यादा बढ़ जाए। दूसरा कब करते हैं? एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्क एक्सीडेड मोर देन 10% ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। दूसरा क्या है? एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्क एक्सीड मोर देन 10% ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो एस्टिमेट है उससे 10% ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए तब भी हम रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रिपेयर करेंगे। थर्ड हमारा है इफ देयर इज चेंज ऑफ रेट और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अगर रेट में कोई चेंज होता है या क्वांटिटी मटेरियल की क्वांटिटी में कोई चेंज होता है तब भी हम रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रिपेयर करेंगे। अगला हमारा है पर्पज ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट का पर्पज क्या होता है, क्यों बनाते हैं? तो पहला हमारा है टेक्निकल सेंशन के लिए डिटेल्ड एस्टिमेट की जरूरत होती है। टेक्निकल सेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए डिटेल्ड एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है। फ्रेमिंग एंड इनवाइटिंग टेंडर को फ्रेम करने के लिए या इनवाइट करने के लिए डिटेल एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है। चौथा क्या है? टू नो मटेरियल रिक्वायर्ड एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। रिक्वायर्ड मटेरियल और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को जानने के लिए डिटेल्ड एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है। पांचवा है एक्यूरेट आइडिया ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की एक्यूरेट आइडिया को जानने के लिए भी डिटेल एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है। सिक्स है टू डिटरमाइन अर्नेस्ट मनी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट को डिटरमाइन करने के लिए भी डिटेल एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिडक्शन फॉर ओपनिंग्स। ओपनिंग्स के लिए डिडक्शन क्या क्या होती है, कब कब क्या क्या डिडक्शन रहेंगी वो देखेंगे हम लोग। नो डिडक्शन इज मेड फॉर। कोई भी डिडक्शन नहीं होगा इन मशीनरी में कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। कब? जब ओपनिंग ईच अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर या 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मशीनरी में ओपनिंग 0.1 मीटर स्क्वायर या 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कोई डिडक्शन नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, एंड्स ऑफ बीम, पोस्ट, राफ्टर्स, पर्लिन्स एक्सेट्रा अप टू 0.05 मीटर स्क्वायर और 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इन सेक्शन। अगर एंड्स ऑफ बीम, पोस्ट राफ्टर्स, पर्लिन्स इत्यादि 0.05 मीटर स्क्वायर या 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इन सेक्शन में है, अगर सेक्शन में ये चीजें एंड्स ऑफ बीम, पोस्ट राफ्टर्स, पर्लिन्स 0.05 मीटर स्क्वायर या 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं तब भी कोई डिडक्शन नहीं होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर थर्ड, वॉल प्लेट, बेड प्लेट, बेयरिंग ऑफ छज्जा एंड द लाइक अप टू 4 इंच और 10 सेंटीमीटर। अगर वॉल प्लेट, बेड प्लेट, बेयरिंग ऑफ छज्जाज एंड लाइक अप टू 4 इंच और 10 सेंटीमीटर, अगर ये चीज़ें 10 इंच या 10 सेंटीमीटर 4 इंच या 10 सेंटीमीटर हैं तब भी कोई डिडक्शन नहीं होगा। अगर 4 इंच या 10 सेंटीमीटर है ये चीज़ें तब भी कोई डिडक्शन नहीं होगा। चौथा पॉइंट है नो डिडक्शन इज मेड फॉर बियरिंग ऑफ फ्लोर एंड रूफ स्लेब और फ्लोर की बियरिंग के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं होता है। रूफ स्लेब और फ्लोर की बियरिंग के लिए भी कोई डिडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन प्लास्टरिंग एंड प्वाइंटिंग और पॉइंटिंग के लिए डिडक्शन क्या देखेंगे। नो डिडक्शन इज मेड फॉर इंड्स ऑफ बीम्स, पोस्ट एंड राफ्टर्स। प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग में कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाता है बीम्स, पोस्ट और राफ्टर्स में। नो डिडक्शन इज मेड फॉर एंड्स ऑफ बीम्स, पोस्ट एंड राफ्टर्स। प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग में एंड्स ऑफ बीम्स, पोस्ट और राफ्टर्स के लिए कोई डिडक्शन नहीं किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? नो डिडक्शन इज मेड फॉर स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर और 5 स्क्वायर फीट। प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग में कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाता है स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर या 5 स्क्वायर फीट। अगर कोई ओपनिंग है प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग में तो भी कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है डिडक्शन इज मेड फॉर वन फेस ओनली इफ ओपनिंग इज बिटवीन 0.5 मीटर स्क्वायर टू 3 मीटर स्क्वायर। अगर ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर तक है तो
केवल एक फेस में रिडक्शन होगा। ओपनिंग अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर तक है तो केवल एक फेस पर रिडक्शन होगा क्लस्टरिंग और पॉइंटिंग में। चौथा पॉइंट क्या है, इफ ओपनिंग इज मोर देन 3 मीटर स्क्वायर रिडक्शन इज मेड फॉर बोथ फेस ऑफ द ओपनिंग। अगर ओपनिंग 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो ओपनिंग के दोनों साइड में रिडक्शन होगा। अगर ओपनिंग 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो दोनों साइड में रिडक्शन होगा। कब? प्लास्टिंग और पॉइंटिंग में। ये 4 पॉइंट हो गए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, अगले हेडिंग पर। अगला हेडिंग हमारा है मेजरमेंट एक्यूरेसी फॉर डिफरेंट आइटम्स। मेजरमेंट एक्यूरेसी फॉर डिफरेंट आइटम्स, अलग अलग आइटम के लिए मेजरमेंट एक्यूरेसी क्या होती है उसको देखेंगे हम लोग। आइटम और मेजरमेंट एक्यूरेसी। ऑल डायमेंशंस लीनियर मेजरमेंट, सभी डायमेंशंस जो कि लीनियर मेजरमेंट है जिनमें, उनके लिए एक्यूरेसी होती है। ऑल डायमेंशन, सभी डायमेंशन या लीनियर मेजरमेंट के लिए एक्यूरेसी होती है, मेजरमेंट एक्यूरेसी होती है 0.01 मीटर। 0.01 मीटर किसके लिए? ऑल डायमेंशंस और लीनियर मेजरमेंट के लिए 0.01 मीटर। एरिया के लिए 0.01 मीटर स्क्वायर, एरिया के लिए मेजरमेंट एक्यूरेसी होती है 0.01 मीटर स्क्वायर। क्यूबिक कंटेंट के लिए 0.01 मीटर क्यूब, क्यूबिक कंटेंट के लिए 0.01 मीटर क्यूब। वुड वर्क के लिए मेजरमेंट एक्यूरेसी होती है 0.002 मीटर। वुड वर्क के लिए मेजरमेंट एक्यूरेसी होती है 0.002 मीटर। स्टील वर्क के लिए मेजरमेंट एक्यूरेसी होती है 0.005 मीटर, 0.005 मीटर। वॉल्यूम के लिए 0.01 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वुड वर्क के लिए 0.001 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वुड वर्क के लिए मेजरमेंट एक्यूरेसी होती है 0.001 मीटर क्यूब। अगली हेडिंग है हमारे पास मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर पेंटिंग एरिया कैलकुलेशन। मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर पेंटिंग एरिया कैलकुलेशन, पेंटिंग एरिया कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। इरेगुलर शेप दिए गए हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया गया है फॉर वन साइड फॉर बोथ साइड। फ्लश और डोर के लिए पेंटिंग में मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? फ्लश डोर के लिए एक साइड के लिए 1.20, दोनों साइड के लिए 2। पैनल्ड फ्रेम्ड बैटन एंड ब्रेस्ट डोर के लिए वन साइड के लिए 1.125, वन साइड के लिए 1.125, दोनों साइड के लिए 2.25। फुल्ली ग्लेज्ड और गेज्ड डोर के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर वन साइड के लिए 0.5, फुल्ली ग्लेज्ड गेज डोर के लिए वन साइड के लिए 0.5, दोनों साइड के लिए 1। पार्शियली पैनल्ड एंड पार्शियली ग्लेज्ड और गेज डोर के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर वन साइड के लिए 1, दोनों साइड के लिए 2। कॉरुगेटेड आयरन शीट या जीआई शीट के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर वन साइड 1.14, दोनों साइड के लिए 2.28। कॉरुगेटेड एस्बेस्टॉस शीट एसी शीट के लिए 1.20, दोनों साइड के लिए 2.40। सेमी कॉरुगेटेड एस्बेस्टॉस शीट के लिए वन साइड के लिए 1.10, दोनों साइड के लिए 2.20। स्टील रोलिंग शटर के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर वन साइड 1.25, दोनों साइड के लिए डबल हो जाएगा। कॉरुगेटेड एस्बेस्टॉस ट्रेफोर्ड सीट के लिए 1.10, सेमी कॉरुगेटेड एस्बेस्टॉस सीट और कॉरुगेटेड एस्बेस्टॉस ट्रेफोर्ड सीट के लिए 1.10 दोनों में होगा। चलते हैं अगले पेज पर। इसमें दिया गया है वर्क, आइटम नेम या एक्सपेंडिचर और परसेंटेज कॉस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट। टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट का कितना एक्सपेंडिचर होता है, आइटम नेम, वर्क जो भी है वो दिया गया है, उसमें कितना कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट लगता है, तो कॉस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का कितना परसेंटेज लगता है। वाटर चार्ज कितना होता है? 1.5%। वाटर चार्ज
वाटर चार्ज 1.5%, एनुअल रिपेयर 1.5%, एनुअल रिपेयर 1.5%, वाटर चार्ज 1.5%। टूल्स एंड प्लांट्स, टूल्स एंड प्लांट्स के लिए 1.1 से 1.5%, यानी 1 से 1.5% होता है टूल्स एंड प्लांट्स के लिए। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए 1.5 से 2%, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए 1.5 से 2% होता है। अर्नेस्ट मनी 2% होती है, अर्नेस्ट मनी 2% होती है, अर्नेस्ट मनी 2% होती है। कंटिजेंसीज 3 से 5% होती हैं, कंटिजेंसीज 3 से 5% होती हैं। सैनिटरी वर्क 8% होता है, सैनिटरी वर्क 8% होता है टोटल कास्ट का। इलेक्ट्रिफिकेशन 8% होता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क 8% होता है। सैनिटरी वर्क, इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क सब 8% होते हैं, 8% होते हैं। डिपार्टमेंटल चार्ज 10 से 15% होता है, डिपार्टमेंटल चार्ज 10 से 15% होता है। कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंटल चार्ज 10 से 15% होता है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% होता है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% होता है। बॉन्ड या गारंटी 10% होती है, बॉन्ड या गारंटी 10% होती है। लेबर एक्सपेंडिचर 30 से 35% होता है, लेबर एक्सपेंडिचर 30 से 35% होता है। आगे हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे हम लोग। पहला हमारा बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग जस्ट अबव द प्लिंथ लेवल। बिल्टअप एरिया वह एरिया होता है जो प्लिंथ लेवल के ऊपर कवर्ड एरिया होता है, वही हमारा बिल्टअप एरिया कहलाता है। प्लिंथ लेवल के ऊपर, प्लिंथ लेवल के ऊपर बिल्डिंग का जो भी कवर्ड एरिया होता है वो हमारा बिल्टअप एरिया कहलाता है। तो सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है? सुपर बिल्टअप एरिया इक्वल टू होता है बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया इक्वल टू होता है बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया। द मिनिमम कवर्ड एरिया, द मिनिमम कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग शैल बी एज फॉलोज। मिनिमम कवर्ड एरिया बिल्डिंग से कितना हो सकता है वो दिया गया है यहाँ पे। एरिया प्लॉट दिया गया स्क्वायर मीटर में, एरिया प्लॉट दिया गया स्क्वायर मीटर में। मैक्सिमम परमिसिबल कवर्ड एरिया क्या होगा वो देखेंगे। अगर आपका एरिया 200 स्क्वायर मीटर तक है, अगर एरिया 200 स्क्वायर मीटर तक, अगर एरिया 200 स्क्वायर मीटर तक है तो परमिसिबल कवर्ड एरिया 60% ऑफ द साइट एरिया ऑन ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर ओनली। अगर प्लॉट का एरिया 200 स्क्वायर मीटर है तो परमिसिबल कवर्ड एरिया 60% ऑफ द साइट एरिया ऑन ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर ओनली होगा। अगर अब अगर प्लॉट एरिया 201 से 500 स्क्वायर मीटर है, अगर प्लॉट एरिया 201 से 500 मीटर स्क्वायर है, अगर प्लॉट एरिया 201 से 500 मीटर स्क्वायर है तो परमिसिबल कवर्ड एरिया 50% ऑफ द साइट एरिया, साइट एरिया का 50% होगा। अगर प्लॉट एरिया 501 से 1000 स्क्वायर मीटर है, अगर प्लॉट एरिया 500 से 1000 स्क्वायर मीटर है तो मैक्सिमम परमिसिबल कवर्ड एरिया 40% ऑफ द साइट एरिया होगा, 40% ऑफ द साइट एरिया होगा। अगर आपका प्लॉट का एरिया 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, अगर प्लॉट का एरिया 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो मैक्सिमम परमिसिबल कवर्ड एरिया 33% 33 से 1/3% ऑफ साइट एरिया होगा, 33 से ही 1/3% ऑफ द साइट एरिया होगा अगर आपका प्लॉट एरिया 1000 से ज़्यादा है। एक बार इसको फिर से समझते हैं। अगर प्लॉट एरिया 200 स्क्वायर मीटर तक है तो परमिसिबल कवर्ड एरिया हमारा 60% ऑफ द साइट एरिया ऑन ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर ओनली रहेगा। अगर 201 से 500 स्क्वायर मीटर है प्लॉट एरिया तो 50% रहेगा साइट एरिया का। अगर 500 से 1000 स्क्वायर मीटर है तो 40% रहेगा साइट एरिया का। अगर 1000 से ज़्यादा है तो 33 से 1/3% रहेगा साइट एरिया का, बिल्ड परमिसिबल कवर्ड एरिया। आगे हम लोग देखेंगे प्लिंथ एरिया क्या होता है। प्लिंथ एरिया, it is a built-up covered area of a building measured at the floor level excluding plinth offset of any story। ये हमारा प्लिंथ एरिया हमारा किसी बिल्डिंग का, इट इज ए बिल्टअप कवर्ड एरिया ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्टअप कवर्ड एरिया होता है एक बिल्डिंग का, प्लिंथ एरिया बिल्टअप कवर्ड एरिया होता है बिल्डिंग का। मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल से मेजर करते हैं इसको। लेवल एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट ऑफ एनी स्टोरी, किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी बिल्डिंग के प्लिंथ ऑफसेट को हटा के होता है हमारा प्लिंथ एरिया। तो प्लिंथ एरिया इक्वल टू होता है बिल्टअप एरिया माइनस डिडक्शन। प्लिंथ एरिया इक्वल टू होता है बिल्टअप एरिया माइनस डिडक्शन। और क्या क्या डिडक्ट करेंगे, क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो नीचे दिया गया है।
प्लेन एरिया में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, यानी क्या क्या जोड़ेंगे। तो हमारा एरिया ऑफ पोर्च अदर देन कैंटिलीवर, एरिया ऑफ पोर्च अदर देन कैंटिलीवर, एरिया ऑफ पोर्च, पोर्च का एरिया कैंटिलीवर्ड, कैंटिलीवर्ड एरिया को छोड़कर जो भी हमारा पोर्च का एरिया होगा उसको इंक्लूड करेंगे प्लेन एरिया में। दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन प्रोवाइडेड दीज डू नॉट एक्सीड 2 मीटर स्क्वायर इन एरिया, एयर कंडीशन डक्ट्स लिफ्ट। प्लिंथ एरिया में ऐड करेंगे इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन प्रोवाइडेड दीज डू नॉट एक्सीड, यानी इंटरनल शाफ्ट सैनिटरी इंस्टॉलेशन के लिए जो होती हैं 2 मीटर स्क्वायर की, उनको इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे। एरिया एयर कंडीशन डक्ट्स वो भी हमारे आएंगे प्लिंथ एरिया में। लिफ्ट वो भी हमारी प्लिंथ एरिया में ऐड होगी। एक्सक्लूडेड क्या क्या कौन कौन से एरिया होंगे, यानी कौन कौन से एरिया को माइनस करेंगे, तो होगा हमारा आर्किटेक्चरल बैंड्स, कॉर्निस, कैंटिलीवर्ड पोर्च। आर्किटेक्चरल बैंड जो हैं, कॉर्निस, कैंटिलीवर्ड पोर्च, इन सबको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, यानी डिडक्ट करेंगे, घटाएंगे प्लिंथ एरिया में से। इंटरनल सैनिटरी सॉफ्ट प्रोवाइडेड दीज मोर देन 2 मीटर स्क्वायर इन एरिया, जो भी इंटरनल सैनिटरी सॉफ्ट प्रोवाइड की गई हैं जिनका एरिया 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, उनको भी एक्सक्लूड करेंगे प्लिंथ एरिया में से। और क्या ऐड करेंगे, तो इधर है इंक्लूडेड वाला, ऐड करने वाला। तो ऐड करेंगे ओपनिंग ऑफ एलिवेटर्स, डोर्स एंड विंडोज सिल्स। एलिवेटर्स के जो ओपनिंग है, डोर और विंडो सिल्स, इन सबको इंक्लूड करेंगे प्लिंथ एरिया में। हेडरूम अदर देन टेरेस लेवल एरिया ऑफ बरसाती एट टेरेस लेवल। हेडरूम ऐड करेंगे अदर देन टेरेस लेवल, टेरेस लेवल के हेडरूम को छोड़ के बाकी जो होगा उसको ऐड करेंगे। एरिया बरसाती एट टेरेस लेवल, एरिया बरसाती जो होता है टेरेस लेवल उसको ऐड करेंगे। एयर कंडक्टिंग डक्ट्स एंड लिफ्ट विल विद लैंडिंग, एयर कंडक्टिंग डक्ट, लिफ्ट विल विद लैंडिंग, इन सबको इंक्लूड करेंगे। मशीन रूम एंड पोर्चेज, मशीन रूम और पोर्च इनको भी इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूडिंग द कैंटिलीवर वंस, जो कैंटिलीवर वाला एरिया होगा उसको एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन मशीन रूम और पोर्च को इंक्लूड करेंगे प्लिंथ एरिया में। अगला है इफ देयर आर एनी कॉमन वॉल बिटवीन टू बिल्डिंग्स ऑफ द एरिया ऑफ सच वॉल सॉफ्ट बी कंसिडर्ड। अगर अगर दो वॉल्स के बीच कोई भी कॉमन एरिया है, इफ देयर आर एनी कॉमन वॉल बिटवीन टू बिल्डिंग्स, यानी दो बिल्डिंग्स के बीच में जो भी कॉमन वॉल है, अगर दो बिल्डिंग के बीच कोई कॉमन वॉल है तो उसको ऐड करेंगे। क्या कितना ऐड करेंगे, हाफ द एरिया ऑफ सच वॉल्स, ऐसी वॉल का हाफ एरिया कंसिडर करेंगे, ऐड करेंगे। सॉफ्ट बी कंसिडर्ड, वॉल सॉफ्ट बी कंसिडर्ड, उनको भी कंसिडर करेंगे हाफ एरिया उनका। अब क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे वो देखेंगे। ओपन स्टेयरकेस, ओपन प्लेटफॉर्म, इनको प्लिंथ एरिया से एक्सक्लूड करेंगे, यानी माइनस करेंगे, घटाएंगे। ओपन स्टेयरकेस, ओपन प्लेटफॉर्म। हेडरूम एट टेरेस लेवल का जो हेडरूम है उसको एक्सक्लूड करेंगे। टेरेस एट फर्स्ट फ्लोर का जो टेरेस है उसको एक्सक्लूड करेंगे। लॉफ्ट्स और बालकनी इनको एक्सक्लूड करेंगे। एरिया ऑफ लॉफ्ट और बालकनी इसको एक्सक्लूड करेंगे। स्पायरल स्टेयरकेस इंक्लूडिंग लैंडिंग, स्पायरल वाली जो स्टेयरकेस है उसको एक्सक्लूड करेंगे। टावर्स, डोम्स प्रोजेक्टिंग एबव द टेरेस लेवल एट टेरेस, जो भी टावर्स हैं, डोम्स हैं प्रोजेक्टिंग एबव द टेरेस लेवल के ऊपर जो प्रोजेक्टिंग फॉर्म में है उनको भी एक्सक्लूड करेंगे। अब आते हैं फ्लोर एरिया पर। क्या होता है फ्लोर एरिया, इसको समझेंगे। इट इज द टोटल एरिया ऑफ फ्लोर बिटवीन द वॉल्स। फ्लोर एरिया, दीवारों के बीच में जितना भी एरिया होता है वही हमारा फ्लोर एरिया होता है। इट इज द टोटल एरिया ऑफ फ्लोर बिटवीन द वॉल्स, दीवारों के बीच में जितना भी एरिया होता है वही हमारा फ्लोर एरिया कहलाता है। फ्लोर एरिया इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाई वॉल्स। फ्लोर एरिया इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया में से जो दीवारों का एरिया है उसको घटा देंगे तो हमारा फ्लोर एरिया आ जाएगा। फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, फ्लोर एरिया रेशियो FAR, फ्लोर एरिया रेशियो FAR इज इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स, टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स, सभी फ्लोर्स का एरिया लेंगे अपॉन एरिया प्लॉट। FAR इज इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स अपॉन एरिया प्लॉट। फिर आते हैं कारपेट एरिया। कारपेट एरिया क्या होता है, इट इज एन यूजफुल और लिवेबल एरिया और रेंटेबल या लिटेबल एरिया। ये हमारा लिवेबल एरिया है जहाँ हम लोग
रह सकते हैं, यानी कारपेट एरिया मतलब जहाँ जहाँ हम लोग कारपेट को बिछा सकते हैं। इट इज़ एन यूजफुल और लिवेबल एरिया और रेंटेबल एरिया, लेटेबल एरिया। कारपेट एरिया इज इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया। कारपेट एरिया इज इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया। टोटल फ्लोर एरिया में से अगर हम सर्कुलेशन एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा कारपेट एरिया आ जाएगा। कारपेट एरिया इज इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया। आगे देखेंगे सर्कुलेशन एरिया क्या होता है। इट इज द फ्लोर एरिया विच आर यूज टू मूवमेंट ऑफ पर्सन यूजिंग द बिल्डिंग। इट इज टू टाइप्स, यानी मूवमेंट के लिए जो भी एरिया यूज होता है बिल्डिंग में, किसी भी बिल्डिंग में मूवमेंट के लिए जो एरिया यूज होता है वही हमारा सर्कुलेशन एरिया कहलाता है। या दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया और वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया और वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ वरांडा, पैसेजेस, कॉरिडोर, बालकनी, पोर्चेज, ये हमारी हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया है। वरांडा, पैसेजेस, कॉरिडोर और बालकनीज। इट इज 10 to 15% ऑफ प्लिंथ एरिया। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया प्लिंथ एरिया का 10 से 15% होता है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया प्लिंथ एरिया का 10 से 15% होता है। वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, एरिया ऑक्युपाइड बाय स्टेयरकेस, लिफ्ट या एंट्रेंस हॉल्स। एरिया जो ऑक्युपाइड होता है स्टेयरकेस द्वारा, लिफ्ट द्वारा, एंट्रेंस हॉल, ये सब हमारे वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में आएंगे। वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया प्लिंथ एरिया का 4 से 5% होता है। वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया प्लिंथ एरिया का 4 से 5% होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल वाला 10 से 15% होता है। आगे हमारे पास ये नोट पॉइंट देखेंगे। हायर FAR रेशियो इज मोर लाइकली टू इंडिकेट्स ए अर्बन और डेंस कंस्ट्रक्शन। अगर FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो ज़्यादा है तो इंडिकेट करता है अर्बन या डेंस कंस्ट्रक्शन को। अगर FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो ज़्यादा है तो इंडिकेट करता है अर्बन या डेंस कंस्ट्रक्शन को। दूसरा पॉइंट क्या है, द कारपेट एरिया ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इज जनरली 50 to 65% ऑफ प्लिंथ एरिया। जो कारपेट एरिया होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का वो जनरली 50 से 65% होता है प्लिंथ एरिया का। जो कारपेट एरिया होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का वो 50 से 65% होता है प्लिंथ एरिया का। नेक्स्ट पॉइंट है, कारपेट एरिया विच इंक्लूड्स द इनर वॉल्स एंड balcony of a structure at floor level known as built-up area. Carpet area which includes the inner walls and balcony of a structure at floor level known as built-up area, यानी वह कारपेट एरिया जो ऐड करता है, इंक्लूड करता है इनर वॉल को, बालकनी के स्ट्रक्चर को फ्लोर लेवल पर, वो हमारा बिल्टअप एरिया के नाम से जाना जाता है, या वह बिल्टअप एरिया कहलाता है। आगे हमारे पास है यूनिट मेजरमेंट एंड पेमेंट्स फॉर वेरियस आइटम ऑफ सिविल वर्क। यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड पेमेंट्स फॉर वेरियस आइटम ऑफ सिविल वर्क। तमाम सिविल वर्क के लिए यूनिट का मेजरमेंट क्या होता है, उसके लिए पेमेंट का टाइप क्या होता है, वो देखेंगे हम लोग। यहाँ है पर्टिकुलर आइटम दिया गया है, एमके सिस्टम में मेजरमेंट यूनिट दी गई है और पेमेंट यूनिट दी गई है। ब्रिक, अर्थ और टाइल, इनका मेजरमेंट किस में करते हैं, ब्रिक, अर्थ और टाइल, इनका मेजरमेंट 1000 में होता है। ब्रिक या अर्थ टाइल, ब्रिक या अर्थ टाइल यानी टाइल और ब्रिक का मेजरमेंट करते हैं 1000 में। पेमेंट होता है पर 1000, पेमेंट कैसे होता है, पर 1000। फिर आता है हमारा फ्लोर टाइल्स, ग्लास टाइल्स। फ्लोर टाइल्स और ग्लास टाइल्स, इनका जो मेजरमेंट करते हैं 100 में करते हैं। अर्थ टाइल किस में कर रहे थे, उसमें 1000 में कर रहे थे, अर्थ टाइल 1000 में। जबकि फ्लोर टाइल्स ग्लास टाइल्स का मेजरमेंट करते हैं 100 में, और पेमेंट भी पर 100 में होता है, पेमेंट भी पर 100 में होता है। स्टोन ब्लास्ट को मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में। स्टोन ब्लास्ट को मेजर करते हैं मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर में, और इसका जो पेमेंट होता है पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से होता है। फिर आता है सीसी या आरसी छज्जा, इसका भी जो मेजरमेंट होता है मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर में होता है, पेमेंट भी पर मीटर क्यूब के हिसाब से होता है या पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से होता है। फिर आता है हमारे पास रीइंफोर्स्ड बार्स, रीइंफोर्स्ड बार का रीइंफोर्समेंट बार्स,
रिइंफोर्समेंट बार जो होती है उनका मेजरमेंट होता है कुंटल में, और पेमेंट भी पर कुंटल होता है। फिर आता है इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइट, फैन, प्लग पॉइंट्स। इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइट, फैन, प्लग पॉइंट्स, इनका मेजरमेंट पॉइंट में होता है और पेमेंट भी पर पॉइंट में होता है। फिर आता है सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ। अगर सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ, 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक जो सरफेस ड्रेसिंग होती है उसको मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। स्क्वायर मीटर में इसको मेजर करते हैं, और पेमेंट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है। फिर आता है फाउंडेशन एक्सकवेशन। फाउंडेशन एक्सकवेशन होता है क्यूबिक मीटर में, और पेमेंट पर क्यूबिक मीटर स्क्वायर के हिसाब से होता है। फिर आता है अर्थवर्क ड्रेसिंग। अर्थवर्क ड्रेसिंग किसमें होता है? अर्थवर्क ड्रेसिंग होता है हमारा स्क्वायर मीटर में, और पेमेंट भी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। शटरिंग वर्क भी स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है। शटरिंग वर्क का मेजरमेंट स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है, पेमेंट भी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है। आरसीसी वर्क क्यूबिक मीटर के हिसाब से होता है, पेमेंट पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से होता है। सेंटरिंग एंड फॉर्म वर्क। सेंटरिंग और फॉर्म वर्क का जो मेजरमेंट होता है वो स्क्वायर मीटर में होता है, पेमेंट पर स्क्वायर मीटर में होता है। कंक्रीट जैफरी कंक्रीट जैफर जो होता है, जैफरी होती है, उनका भी मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होता है, और पेमेंट पर स्क्वायर मीटर में होता है। कंक्रीट जैफियर। फिर आता है डीपीसी का मेजरमेंट भी स्क्वायर मीटर में होता है, और पेमेंट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। फिर आता है रूफ बिटुमिन पेंटिंग का मेजरमेंट स्क्वायर मीटर के हिसाब से, पेमेंट भी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। फिर आता है हमारे पास हाफ ब्रिक या थिक मशीनरी। हाफ ब्रिक थिक मशीनरी, क्या अप टू 10 सेंटीमीटर थिक जो हमारी मशीनरी होती है उसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होता है, पेमेंट पर स्क्वायर मीटर। इन सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक मशीनरी वर्क ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक मशीनरी वर्क होता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर थिक से ज्यादा है, उनका जो मेजरमेंट होता है वो क्यूबिक मीटर में होता है, पेमेंट भी पर क्यूबिक मीटर में होता है। हनी कॉम ब्रिक मशीनरी हनीकॉम्ब ब्रिक मशीनरी का मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होता है। हनीकॉम्ब ब्रिक मशीनरी का मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होता है, पेमेंट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। फ्लैट एंड एज सोलिंग ऑफ ब्रिक, इनका मेजरमेंट भी स्क्वायर मीटर में होता है, पेमेंट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। फिर आता है ब्रिक बैट कोबा, इसका मेजरमेंट भी स्क्वायर मीटर में होता है, पेमेंट पर स्क्वायर मीटर से। फिर आता है कॉर्निस या स्ट्रिंग कोर्स का मेजरमेंट मीटर में होता है, पेमेंट भी पर मीटर में होता है। कॉर्निस स्ट्रिंग कोर्स का मेजरमेंट मीटर में होता है, पेमेंट पर मीटर के हिसाब से होता है। फिर था रूफ ऑफ कॉर्गेटेड स्टील का मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होता है, पेमेंट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है। डोर्स विंडोज ऑफ चौखट बीम, जो डोर होते हैं, विंडो होते हैं, चौखट की बीम, इनका सबका मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में होता है। डोर, विंडो, चौखट, बीम, इनका सबका जो है मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में होता है, पेमेंट भी पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से होता है। फिर आता है डोर एंड विंडो शटर्स डोर एंड विंडो शटर। अच्छा, अगर डोर विंडो ऑफ चौखट दिया गया है तो क्यूबिक मीटर में होगा मेजरमेंट और पेमेंट। अगर डोर विंडो शटर्स दिया गया है, डोर विंडो शटर्स एंड लीव अगर ये है तो इनका पेमेंट और मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होगा, पेमेंट भी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होगा। फिर आता है पैनल पार्टीशन वाल का मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होता है, पेमेंट पर स्क्वायर मीटर में होता है। फैब्रिक रिइंफोर्समेंट या वायर नेटिंग या वायर नेटिंग, इनका भी मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होता है, और पेमेंट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है। फिर आता है बार्ब्ड वायर फेसिंग बार्ब बार्ब्ड वायर फेसिंग, इनका जो मेजरमेंट होता है मीटर में होता है, पेमेंट पर मीटर में होता है। फिर आता है रिवेट
रिवेट, बोल्ट, नट, एंकर बोल्ट, लेविस बोल्ट, होल्डिंग डाउन बोल्ट, यानी कि जितने भी बोल्ट और रिवेट, नट बोल्ट और रिवेट है, इनका सबका मेजरमेंट कुंटल में होता है और पेमेंट भी पर कुंटल के हिसाब से होता है। फिर आता है आयरन ग्रिल कोलैप्सिबल गेट। आयरन ग्रिल और कोलैप्सिबल जो गेट होते हैं उनका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होता है, पेमेंट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है। रोलिंग शटर का भी मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होता है, पेमेंट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है। आयरन गेट आयरन गेट में आल्सो बी बाई वेट कुंटल, मतलब आयरन गेट स्क्वायर मीटर मेजरमेंट होता है, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पेमेंट होता है। बाई वेट यानी कुंटल के हिसाब से भी हो सकता है। फिर आता है पेंटिंग वार्निशिंग, नंबर ऑफ कोट स्पेसिफाइड। पेंटिंग और वार्निशिंग जो होता है वो स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है, पेमेंट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है। फिर आता है रिमूविंग ऑफ पेंट और वार्निश। पेंट या वार्निश को रिमूव करने के लिए भी जो मेजरमेंट होता है हमारा स्क्वायर मीटर में होता है और पेमेंट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है। फिर आता है प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग सीमेंट मोटार, लाइम मोटार या मड मोटार, किसी भी टाइप का प्लास्टर हो, उसका जो मेजरमेंट होगा स्क्वायर मीटर में होगा, पेमेंट भी स्क्वायर मीटर में होगा, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होगा। पॉइंटिंग, स्ट्रक फ्लश, वेदर एक्सेट्रा, पॉइंटिंग भी स्क्वायर मीटर में मेजर की जाती है और पेमेंट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। डैडो डैडो यानी थिकनेस एंड टाइप स्पेसिफाइड। डैडो जो होती है उनकी भी मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होती है और पेमेंट पर स्क्वायर मीटर में होती है। स्कर्टिंग थिकनेस टाइप एंड हाइट स्पेसिफाइड होती है। स्कर्टिंग का जो स्कर्टिंग का जो मेजरमेंट होता है मीटर में होता है, पेमेंट पर मीटर में होता है। डैडो का स्क्वायर मीटर में होता है, जबकि स्कर्टिंग का मीटर में होता है। स्कर्टिंग का मेजरमेंट मीटर में होता है, पेमेंट पर मीटर के हिसाब से होता है। फिर आता है अर्थ फिलिंग ऑन बेस ऑफ रोड या विद रोलिंग। अर्थ फिलिंग ऑन बेस ऑफ रोड विद रोलिंग। अर्थ फिलिंग के लिए मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में होता है, पेमेंट भी पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से होता है। सोलिंग कोट ऑफ ब्रिक स्क्वायर मीटर में, पेमेंट पर स्क्वायर मीटर में। पाइल ड्राइविंग और सिंकिंग पाइल ड्राइविंग और सिंकिंग इसका मेजरमेंट मीटर के हिसाब से होता है, पेमेंट भी पर मीटर के हिसाब से होता है। पेंटिंग फर्नीचर्स फर्नीचर्स की जो पेंटिंग होती है उसका मेजरमेंट नंबर के हिसाब से होता है, पेमेंट भी नंबर के हिसाब से होता है। फर्नीचर्स की जो पेंटिंग होती है उसका मेजरमेंट नंबर के हिसाब से होता है, पेमेंट भी नंबर के हिसाब से होता है। सप्लाई ऑफ वाटर क्लोजेट WC। वाटर क्लोजेट जो होती हैं उनका जो वो होता है मेजरमेंट नंबर में होता है और ये पेमेंट भी नंबर में होता है। फर्नीचर की पेंटिंग और वाटर क्लोजेट इन दोनों का मेजरमेंट नंबर में, पेमेंट पर नंबर के हिसाब से। सप्लाई ऑफ पेंट रेडी मिक्स। जो रेडी मिक्स पेंट होती है उसकी सप्लाई का मेजरमेंट लीटर में होता है और सप्लाई ऑफ पेंट रेडी मिक्स पेंट का जो मेजरमेंट होता है लीटर में होता है और पेमेंट भी पर लीटर के हिसाब से होता है। एक्सप्लोजिव फॉर ब्लास्टिंग के लिए जो एक्सप्लोजिव होता है उसका मेजरमेंट केजी में करते हैं, पेमेंट भी पर केजी के हिसाब से होता है। आगे दिए गए मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द बिल्डिंग। कौन कौन से मेथड है? पहला हमारा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है, और आउट टू आउट मेथड या इन टू इन मेथड, और PWD मेथड। यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वॉल, सभी टाइप्स ऑफ वॉल के लिए यूजफुल होता है हमारा। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड कहते हैं, इसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड कहते हैं। आउट टू आउट मेथड कहते हैं, इन टू इन मेथड कहते हैं, इसे PWD मेथड भी कहते हैं। क्या होता है? लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू होता है सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल प्लस थिकनेस ऑफ वॉल। सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल प्लस थिकनेस ऑफ वॉल, हमारी लॉन्ग वॉल की लेंथ हो जाएगी। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल प्लस थिकनेस ऑफ वॉल। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल क्या होती है? सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल माइनस थिकनेस ऑफ वॉल। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल में ऐड कर रहे थे, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल में हम थिकनेस को ऐड कर रहे थे, जबकि लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल में
सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल लेंगे, थिकनेस को माइनस करेंगे। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल माइनस थिकनेस ऑफ वॉल। क्वांटिटी ऑफ आइटम, क्वांटिटी ऑफ आइटम इज इक्वल टू होता है टोटल लेंथ ऑफ वॉल। क्वांटिटी ऑफ आइटम इज इक्वल टू होता है टोटल लेंथ ऑफ वॉल विथ इंटू डेप्थ या थिकनेस। टोटल लेंथ, लेंथ विथ और डेप्थ हो जाएगी मेरी क्वांटिटी ऑफ आइटम। दूसरा मेथड हमारा सेंट्रल लाइन मेथड है। सेंट्रल लाइन मेथड बेस्ट मेथड फॉर सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन। सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए बेस्ट मेथड होता है हमारा सेंट्रल लाइन मेथड। मोस्ट रैपिड एंड इजी मेथड। सेंट्रल लाइन मेथड मोस्ट रैपिड और सबसे इजी मेथड है, और बेस्ट मेथड होता है सेंट्रल लाइन मेथड किसके लिए? क्रॉस सेक्शन, सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए। सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए बेस्ट मेथड है सेंट्रल लाइन मेथड, मोस्ट रैपिड है और इजी है। दूसरा हमारा क्रॉसिंग मेथड है। थर्ड हमारा क्रॉसिंग मेथड है। ये क्या होता है? दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन एक्सटर्नल वॉल्स इज ऑफ वन थिकनेस एंड इंटीरियर वॉल्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस। यानी जब हमारी बाहरी दीवारें बाहरी दीवार और अंदर की दीवारें अलग अलग थिकनेस की हों, तब हम क्रॉसिंग मेथड का यूज़ करेंगे। कब? जब एक्सटर्नल वॉल यानी बाहरी दीवारें और अंदर की दीवारें अलग अलग मोटाई की होंगी, तब हम क्रॉसिंग मेथड का यूज़ करेंगे। अगला हमारा है 4 नंबर सर्विस यूनिट मेथड। सर्विस यूनिट मेथड, this method is followed in case such as a school building where there are so many classroom। सर्विस यूनिट मेथड किसके लिए होता है? स्कूल, स्कूल की बिल्डिंग, हॉस्पिटल इत्यादि के लिए सर्विस यूनिट मेथड का यूज करते हैं, जहां बहुत सारी क्लासेस बहुत सारे रूम्स होते हैं। आगे नोट पॉइंट है, partially central line and partially cross wall method is suitable for different thickness of wall and different level of foundation। अगर अलग अलग लेवल है फाउंडेशन के, अलग अलग थिकनेस है वॉल्स की, तो पार्शियली सेंट्रल लाइन एंड पार्शियली क्रॉस वॉल मेथड का यूज करते हैं। अगर डिफरेंट थिकनेस की वॉल्स हैं और डिफरेंट लेवल ऑफ फाउंडेशन है, तब पार्शियली सेंट्रल लाइन और पार्शियली क्रॉस वॉल मेथड का यूज करते हैं। पार्शियली सेंट्रल लाइन एंड पार्शियली क्रॉस वॉल मेथड का यूज कब करेंगे? जब डिफरेंट थिकनेस की वॉल्स होंगी और लेवल ऑफ फाउंडेशन डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तब हम पार्शियली सेंट्रल लाइन और पार्शियली क्रॉस वॉल मेथड का यूज करते हैं। आगे हमारे पास है मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन प्रोफार्मा ऑफ क्वांटिटीज। मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन प्रोफार्मा ऑफ क्वांटिटीज, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बैक क्या होता है देखेंगे। बुक, अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट, the cost of each item of work is worked out from the quantities that already computed in the details measurement from a workable rate। Abstract of estimate cost, the cost of each item of work is worked out from the quantities that already computed in the details measurement from an workable rate। किसी वर्केबल रेट से जब प्रत्येक आइटम ऑफ वर्क को वर्कआउट कर लिया जाता है, ऑलरेडी कंप्यूटेड इन डिटेल्स मेजरमेंट, डिटेल मेजरमेंट में ऑलरेडी कर लिया जाता है वर्केबल रेट को, तब उसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट। शेड्यूल ऑफ रेट बुक क्या होती है? शेड्यूल ऑफ रेट बुक, शेड्यूल ऑफ रेट बुक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर सिविल इंजीनियर्स in which a schedule of rates for all items of work is maintained। शेड्यूल ऑफ रेट बुक, शेड्यूल ऑफ रेट बुक सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें सभी आइटम्स के रेट्स मेंटेन शेड्यूल होते हैं, यानी किस आइटम का क्या रेट चल रहा है वो शेड्यूल ऑफ रेट बुक में लिखा होता है, मेंटेन होता है। इसलिए शेड्यूल ऑफ रेट बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिविल इंजीनियर्स के लिए। आगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दी गई है, उसको देखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, सरफेस एक्सकवेशन। सरफेस एक्सकवेशन, excavation is greater than 1.5 meter in width and depth 10 meter square plain area but should not be greater than 300 mm in depth। सरफेस एक्सकवेशन क्या होता है? एक्सकवेशन शुड बी ग्रेटर देन
एक्सकवेशन शुड बी ग्रेटर देन 1.5 मीटर इन विथ में 1.5 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए एंड 10 मीटर स्क्वायर प्लान एरिया का 10 मीटर स्क्वायर होना चाहिए सरफेस एरिया के सरफेस एक्सकवेशन के लिए, लेकिन 300 mm यानी 30 सेंटीमीटर डेप्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 सेंटीमीटर या 300 mm डेप्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सरफेस एक्सकवेशन तभी कहलाएगा जब 1.5 मीटर जो विथ है 1.5 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए और प्लान एरिया का 10 मीटर स्क्वायर रहना चाहिए और लेकिन डेप्थ 30 सेंटीमीटर या 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सरफेस ड्रेसिंग क्या होता है? ड्रेसिंग ऑफ नेचुरल ग्राउंड एक्सकवेटेड सरफेस एक्सेट्रा रिमूव वेजिटेशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर। यानी ड्रेसिंग ऑफ नेचुरल ग्राउंड एक्सकवेटेड सरफेस एक्सेट्रा रिमूव वेजिटेशन, यानी सरफेस का जो नेचुरल ग्राउंड होता है उसको 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसको रिमूव नहीं करना चाहिए, वही हमारा सरफेस ड्रेसिंग कहलाता है। जो भी नेचुरल ग्राउंड है अगर उसका ड्रेसिंग सरफेस ड्रेसिंग करना है तो उसका जो ग्राउंड है 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्सकावेट नहीं होना चाहिए, उसको रिमूव नहीं करना चाहिए। ड्रेसिंग ऑफ नेचुरल ग्राउंड एक्सकावेटेड सरफेस एक्स्ट्रा रिमूव रेडिएशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर। आगे लीड क्या होता है उसको देखेंगे। इट इज़ द एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between the center of excavation to the center of deposition। लीड जो होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, लीड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ एक्सकेवेशन और सेंटर ऑफ डिपोजिशन के बीच की दूरी होती है। जो लीड होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ एक्सकेवेशन और सेंटर ऑफ डिपोजिशन के बीच की दूरी होती है। लीड इज टेकन एज 30 मीटर, लीड को 30 मीटर लिया जाता है। लीड कितनी होती है? 30 मीटर होती है, कई सारे एग्जाम से पूछा गया है। फिर लिफ्ट क्या होती है? इट इज द एवरेज हाइट बिटवीन द बारो पिट एंड द सेंटर ऑफ डिपोजिशन ऑफ प्लेस ऑफ स्प्रेडिंग। लिफ्ट जो होती है वो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, एवरेज हाइट होती है बिटवीन बारो पिट यानी गड्ढे, जो गड्ढा बनाया जा रहा है उसके बीच से जहाँ मिट्टी फेंकी जा रही है, स्प्रेडिंग सेंटर ऑफ डिपोजिशन जहाँ पे मिट्टी को फेंका जा रहा है जमा किया जा रहा है उसके बीच का जो हाइट होता है वर्टिकल हाइट होता है वो हमारा लिफ्ट कहलाता है। नॉर्मली अर्थ वर्क इज एस्टिमेटेड फॉर 1.5 मीटर लिफ्ट 1.5 मीटर होती है, लिफ्ट 1.5 मीटर होती है, जबकि जो लीड होती है वो 30 मीटर होती है। अकॉर्डिंग टू CPWD लीड इज टेकन एज 50 मीटर। CPDW के अनुसार लीड को CPWD के अनुसार लीड को 50 मीटर लिया जाता है। CPDW के हिसाब से CPWD के हिसाब से लीड को 50 मीटर लिया जाता है और जनरली 30 मीटर होता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अदर देन मेटल्ड रोड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लीड। अगर हमारा रोड मेटल नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर अदर देन मेटल्ड रोड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लीड के एस्टिमेशन के लिए अलग अलग मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया गया है। अगर मेटल रोड नहीं है तो उसके लिए अगर ट्रैक हमारे मेटल का है फॉर मेटल ट्रैक मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 लिया जाता है, लीड इंटू वन मेटल ट्रैक के लिए। फॉर कास्ट ट्रैक अगर कास्ट ट्रैक है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिया जाता है 1.10, लीड इंटू 1.10। सैंडी ट्रैक है फॉर सैंडी ट्रैक अगर ट्रैक हमारा सैंडी है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिया जाएगा 1.40, लीड इंटू 1.40। कार्ट कार्ट ट्रैक के लिए 1.10, सैंडी के लिए 1.40 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिया जाता है। स्लोप इन कटिंग में स्लोप क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल स्लोप होगी। कटिंग में हॉरिजॉन्टल 1:1 ली जाएगी, वर्टिकल 2:1, 1:1 से 2:1। कटिंग में जो स्लोप ली जाएगी 1:1 से 2:1 ली जाएगी। जबकि फिलिंग में क्या होगी? फिलिंग में जो स्लोप होगी वो 1:1/2 रेशियो 1 से 4 रेशियो 1, 1:1/2 रेशियो 1 से 4 रेशियो 1 फिलिंग में स्लोप ली जाएगी 4:1 या 1:1/2:1। फिर आता हमारा एरिया कंप्यूटेशन।
एरिया कंप्यूटेशन के अलग अलग मेथड हैं, फार्मूले हैं, उनको देखेंगे हम लोग। पहला हमारा एवरेज ऑर्डिनेट रूल। एवरेज ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल से एरिया निकालने के लिए फार्मूला है O1 प्लस O2 प्लस ON अपन N1 प्लस 1 इंटू एल। ये हमारा एवरेज ऑर्डिनेट रूल है। एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा O1 प्लस O2 प्लस ON तक अपान N प्लस 1 अपान N प्लस 1 इंटू एल, वेयर N प्लस 1 नंबर ऑफ ऑर्डिनेट है, जहाँ N प्लस 1 नंबर ऑफ ऑर्डिनेट है, N नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ बेस लाइन्स है, L लेंथ ऑफ बेस लाइन है। अगला हमारा है मिड ऑर्डिनेट रूल। मिड ऑर्डिनेट रूल, मिड ऑर्डिनेट रूल क्या है? पहला था एवरेज ऑर्डिनेट रूल था ना, हाँ एवरेज ऑर्डिनेट रूल हो गया। फिर हमारा मिड ऑर्डिनेट रूल है। मिड ऑर्डिनेट रूल क्या है? एरिया इज इक्वल टू ओ, एरिया इज इक्वल टू मिड ऑर्डिनेट रूल, एरिया इज इक्वल टू O1 प्लस O2 प्लस डैश डैश ON तक अपान N इंटू एल, अपान N इंटू एल। यानी एवरेज में N प्लस 1 लेते थे, एवरेज में अपान में N प्लस 1 लेते थे, इसमें केवल N लेंगे इंटू एल। और यह A इज इक्वल टू H1 प्लस H2 HN तक का इंटू डी। अगला हमारा थर्ड है सिम्पसन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल या वन थर्ड रूल कहते हैं, सिम्पसन वन थर्ड रूल कहते हैं इसको, सिम्पसन वन थर्ड रूल। एरिया के लिए फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू डी बाई थ्री, एरिया इज इक्वल टू डी बाई थ्री ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर O1 प्लस ON ब्रैकेट बंद प्लस 4 इंटू सम ऑफ 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। यानी डी बाई थ्री, एरिया इज इक्वल टू डी बाई थ्री ब्रैकेट में O1 प्लस ON प्लस 4 ब्रैकेट में O2 प्लस O4 प्लस ON माइनस 1 प्लस 2 O3 प्लस O5 प्लस ON माइनस 2। ये हमारा हो गया सिम्पसन वन थर्ड रूल। और या एरिया इज इक्वल टू डी बाई थ्री, या एरिया इज इक्वल टू डी बाई थ्री ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में O1 यानी ऑर्डिनेट फर्स्ट प्लस ऑर्डिनेट लास्ट, एरिया इज इक्वल टू डी बाई थ्री ऑर्डिनेट फर्स्ट प्लस ऑर्डिनेट लास्ट ब्रैकेट बंद प्लस सम ऑफ 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। ये हो गया हमारा सिम्पसन वन थर्ड रूल। अगला हमारा सिम्पसन थ्री पॉइंट फार्मूला। सिम्पसन थ्री पॉइंट फार्मूला, सिम्पसन थ्री पॉइंट फार्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू डी बाई थ्री ब्रैकेट में H1 प्लस 4H2 प्लस H3, जहाँ H1 H2 H3 मिड ऑर्डिनेट है। सिम्पसन थ्री पॉइंट फार्मूला, सिम्पसन थ्री पॉइंट फार्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू डी बाई थ्री, ए इज इक्वल टू डी बाई थ्री ब्रैकेट में H1 प्लस 4H2 प्लस H3, ए इज इक्वल टू डी बाई थ्री ब्रैकेट में H1 प्लस 4H2 प्लस H3 ब्रैकेट बंद, जहाँ H1 H2 H3 मिड ऑर्डिनेट है। दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इफ ऑर्डिनेट्स आर ऑड और नंबर ऑफ डिविजन्स और सेक्शंस इज इवन। अगर नंबर ऑफ डिवीजन या सेक्शन इवन है या ऑर्डिनेट्स और ऑर्डिनेट्स ऑड हैं, तभी सिम्पसन थ्री पॉइंट फार्मूला अप्लीकेबल है। दिस रूल इज अप्लीकेबल ओनली इफ ऑर्डिनेट्स और ऑड और नंबर ऑफ डिवीजन और सेक्शन इज इवन। नंबर ऑफ डिवीजन या सेक्शन इवन होनी चाहिए, ऑर्डिनेट ऑड होनी चाहिए सिम्पसन थ्री पॉइंट फार्मूला को अप्लीकेबल बनाने के लिए। फिर आते हैं हम लोग अर्थवर्क एस्टिमेशन इन रोड्स के बारे में पढ़ते हैं। अर्थवर्क एस्टिमेशन इन रोड्स, अर्थवर्क एस्टिमेशन इन रोड्स के लिए फार्मूला है मिड सेक्शन एरिया मेथड। पहला मेथड है हमारे पास है मिड सेक्शन एरिया मेथड। मिड सेक्शन एरिया मेथड इसमें वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला है V इज इक्वल टू VDM प्लस SDM स्क्वायर इंटू एल, जहाँ DM D1 प्लस D2 बाई 2 है। D मीन इज इक्वल टू D1 प्लस D2 बाई 2। V इज इक्वल टू ब्रैकेट में V डी मीन प्लस S डी मीन का स्क्वायर इंटू एल, या V
V इज इक्वल टू बी डी प्लस एच डी स्क्वायर इंटू एल भी कह सकते हैं, जहाँ डी मीन इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू बाई टू है, बी डी प्लस एच डी स्क्वायर इंटू एल, डी मीन डी वन प्लस डी टू बाई टू है। एरिया ऑफ स्लोपिंग साइड ऑफ रोड्स, एरिया ऑफ स्लोपिंग साइड्स ऑफ रोड्स, एरिया ऑफ स्लोपिंग साइड ऑफ रोड, उसके लिए फार्मूला है फॉर वन साइड स्लोप, फॉर वन साइड स्लोप के लिए फार्मूला है, फॉर वन साइड स्लोप के लिए फार्मूला है ए इज इक्वल टू एल डी अंडर रूट वन प्लस एस स्क्वायर। फॉर वन साइड स्लोप के लिए फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू एल डी अंडर रूट वन प्लस एस स्क्वायर, जहाँ एस स्लोप है। फॉर बोथ साइड स्लोप, दोनों साइड स्लोप के लिए फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू टू एल डी अंडर रूट वन प्लस एस स्क्वायर। फॉर बोथ साइड स्लोप के लिए फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू टू एल डी अंडर रूट वन प्लस एस स्क्वायर। अगला हमारा मेथड है ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। इट इज आल्सो कॉल्ड मीन सेक्शनल एरिया मेथड, इसको ट्रेपेजॉइडल फार्मूला को मीन सेक्शनल एरिया मेथड भी कहते हैं। बेस्ट सुटेबल इफ बोथ एंड्स आर नॉट सेम, अगर दोनों एंड सेम नहीं है, अगर दोनों एंड सेम नहीं है तो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला का यूज करेंगे। इसे सेमी सेक्शनल एरिया मेथड भी कहते हैं, सेमी सेक्शनल एरिया मेथड भी कहते हैं। क्या होता है देखते हैं। इट इज वेरी इजी मेथड है, ये हमारा बहुत इजी मेथड है ट्रेपेजॉइडल मेथड। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू बाई टू इंटू एल, ए वन प्लस ए टू बाई टू इंटू एल और ए मीन इंटू एल। वॉल्यूम इज इक्वल टू ए वन प्लस ए वन प्लस ए टू बाई टू इंटू एल और ए एम इंटू एल। ए कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, ए वन इज इक्वल टू बी डी वन प्लस एस डी वन स्क्वायर, ए वन इज इक्वल टू बी डी वन प्लस एस डी वन स्क्वायर, ए टू इज इक्वल टू बी डी टू प्लस एस डी टू स्क्वायर, ए टू इज इक्वल टू बी डी टू एस डी टू स्क्वायर। फिर दूसरा आता है हमारा ट्रेपेजॉइडल फार्मूला फॉर ए सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एट इक्वल इंटरवल। अगर बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल इंटरवल पर दिए गए हैं तो उसके लिए ट्रेपेजॉइडल फार्मूला है V इज इक्वल टू एल इंटू ब्रैकेट में ए वन प्लस ए एन अपॉन टू एरिया वन प्लस एरिया एन अपॉन टू ब्रैकेट बंद प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन माइनस वन। दूसरा फार्मूला है, इसे इस तरह भी लिखेंगे V इज इक्वल टू एल बाई टू, V इज इक्वल टू एल बाई टू ब्रैकेट में ए वन प्लस ए एन प्लस टू ब्रैकेट में ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन माइनस वन। ये हमारा हो गया सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इक्वल इंटरवल पर दिए गए हैं उसके लिए। आगे हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड। थर्ड हमारा है क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड। V इज इक्वल टू वी डी प्लस एच डी स्क्वायर इंटू एल, V इज इक्वल टू ब्रैकेट में वी डी प्लस एच डी स्क्वायर इंटू एल। अगला हमारा चौथा है प्रिज्मोइडल फार्मूला, प्रिज्मोइडल फार्मूला प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट वैल्यू, प्रिज्मोइडल फार्मूला प्रोवाइड करता है एक्यूरेट वैल्यू। पहला फार्मूला है V इज इक्वल टू एल बाई थ्री, V इज इक्वल टू एल बाई थ्री ब्रैकेट में ए वन प्लस ए एन ब्रैकेट बंद प्लस फोर ए टू प्लस ए फोर प्लस ए एन माइनस वन प्लस टू ब्रैकेट में ए थ्री प्लस ए फाइव प्लस ए एन माइनस टू, या एल बाई थ्री सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एरिया, या एल बाई थ्री सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एरिया प्लस फोर इंटू सम ऑफ इवन एरिया प्लस टू इंटू सम ऑफ ऑड एरिया प्लस टू इंटू सम ऑफ ऑड एरिया। दूसरा फार्मूला है V इज इक्वल टू एल बाई सिक्स, V इज इक्वल टू एल बाई सिक्स ब्रैकेट में ए वन प्लस ए टू प्लस फोर ए मीन। ए मीन क्या है यहाँ पर, ए मीन के लिए फार्मूला है ए एम इज इक्वल टू वी डी एम प्लस एच डी एम स्क्वायर, ए एम इज इक्वल टू वी डी एम प्लस एच डी एम स्क्वायर। प्रिज्मोइडल फार्मूला के लिए दूसरा फार्मूला है V इज इक्वल टू वन बाई सिक्स, V इज इक्वल टू वन बाई सिक्स ब्रैकेट में ए वन प्लस ए टू, V इज इक्वल टू वन बाई सिक्स प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस फोर ए एम के लिए फार्मूला ए एम इज इक्वल टू वी डी एम प्लस एच डी एम स्क्वायर, जहाँ ए वन ए टू क्या है, ए वन हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया एट फर्स्ट एंड पर है, ए टू हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया एट लास्ट एंड पर है।
आगे हमारा अर्थवर्क इन हिली रोड, इसको हम लोग यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग अर्थवर्क इन हिली रोड से स्टार्ट करेंगे। कल एक वीडियो और होगा, उसी के साथ ये हमारा रिवीजन समाप्त हो जाएगा एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का। तो आज हम लोग प्रिज्म मॉडल फार्मूला पे इसको छोड़ रहे हैं, कल हम लोग अर्थवर्क इन हिली रोड से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे कल फिर से। धन्यवाद।